Hello everyone, Mission Coaching Institute Bareilly welcomes you. We are going to give you a great content day by day, but we need your support. We are coming online, so we will teach you the topics that are important for NEET और JEE. Okay? तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, आज जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसका नाम है डॉपलर इफेक्ट. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डॉपलर इफेक्ट. इसमें बच्चों को बहुत डाउट होता है कि डॉपलर इफेक्ट में प्लस की गलती हो जाती है, माइनस की गलती हो जाती है सवालों में, और उनका आंसर गलत आता है. और ये जो डॉपलर इफेक्ट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट, फॉर योर जेई, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो 11th में भी ये बहुत काम में आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ के लिए भी. तो हम आपको इस तरह से आज इसे बताने की कोशिश करेंगे कि आपको ये बहुत आसान लगे और आप इसके सारे सवाल बड़े आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से कर पाएँ. तो हम स्टार्ट करते हैं डॉपलर इफेक्ट. उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि डॉपलर इफेक्ट क्या है. क्या है डॉपलर इफेक्ट, क्या पढ़ रहे हैं हम इसमें. तो देखो, डॉपलर इफेक्ट है क्या. इसको सभी ने सुना है या सभी ने महसूस किया है, लेकिन पता नहीं होता कि ये डॉपलर इफेक्ट होता है. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे तुम जब रोड पे खड़े होते हो, रोड पे, तो तुम रोड पे खड़े हो, दूर से बस आ रही है, हॉर्न बजाती हुई आ रही है, दूर से बस हॉर्न बजाती हुई आ रही है. तुम यहाँ पर खड़े हो, दूर से बस आ रही है. जैसे जैसे बस तुम्हारे पास आती है, उसके हॉर्न की आवाज़ तुम्हें ज़्यादा सुनाई देती है. देती है नहीं देती है, देती है. अब बस जैसे जैसे दूर जाना स्टार्ट कर देती है, हॉर्न की आवाज़ कम सुनाई देने लगती है. ऐसा क्यों हुआ कि बस जब पास आ रही थी तो ज़्यादा साउंड सुनाई पड़ रही थी, दूर जा रही है तो कम साउंड सुनाई पड़ रही है. ऐसा क्यों हो रहा है. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम तो खड़े हैं, हम रुके हुए हैं और बस हमारे पास आ रही है. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम रुके हुए हैं, बस हमारे पास आ रही है. जितने से बस आगे जा रही है ना, अगर उतने से ही हम भी आगे जाने लगे, देखो जितने से बस आगे जा रही है उतने से ही हम भी आगे जाने लगे, तब ऐसा नहीं होगा बंधु. देखो, बस हमारे पास आ रही है और हम रुके हुए हैं, तब ऐसा हुआ है. बस हमारे पास आ रही है और हम रुके हुए हैं. अगर दोनों एक ही स्पीड से आगे जाने लगे तब ऐसा नहीं होगा. इसका मतलब ये कब होता है, जब रिलेटिव मोशन होता है. जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तब ये ऐसा होगा, तब आता है डॉपलर इफेक्ट. तो उस कंडीशन में होता क्या है, यहाँ पर तो हम खड़े हैं, बस यहाँ से यहाँ पर आ रही है. बस क्या कर रही है, हॉर्न बजा रही है. इसका मतलब बस क्या हो गई, सोर्स ऑफ साउंड. ऐसा सोर्स जो साउंड दे रहा है, तो ये सोर्स ऑफ साउंड हो गई. हम साउंड को सुन रहे हैं तो हम क्या हो गए, ऑब्जर्वर. ये ऑब्जर्वर हो गया जो साउंड को सुन रहा है, और जो साउंड को दे रहा है वो सोर्स हो गया. तो ये सोर्स आगे आ रहा है, ऑब्जर्वर रुका हुआ है, ऑब्जर्वर चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है. तो सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में जब रिलेटिव मोशन होगा, सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में जब रिलेटिव मोशन होगा तभी डॉपलर इफेक्ट आएगा. इसे और समझो अच्छे से. जैसे यहाँ पर कोई कार है, ये आगे जा रही है v स्पीड से, ये साउंड देती होगी, इसने हॉर्न बजाया, हॉर्न, तो इसने क्या दे दिया, साउंड दे दिया. इसका मतलब ये क्या हो गया, सोर्स ऑफ साउंड, सोर्स ऑफ साउंड, या फिर सिंपल बोलो इसे कह दो सोर्स. ये हो गया हमारा सोर्स. यहाँ पर हम रास्ते में खड़े हैं कहीं पर, जो कि साउंड को सुन रहे हैं, तो हम हो गए ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर. अब होगा क्या, जैसे जैसे ये गाड़ी हमारे पास आएगी हमें ज़्यादा साउंड सुनाई पड़ेगी. ज़्यादा साउंड सुनाई पड़ने का मतलब होता है कि श्रिलनेस बढ़ जाती है. श्रिलनेस का इंक्रीज़ हो जाना, या फिर बोले पिच का इंक्रीज़ हो जाना, साउंड की पिच इंक्रीज़ हो जाती है. या फिर जो हमारा मेन चीज़ है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी, या फिर हम दूसरे शब्दों में बोले तो फ्रीक्वेंसी का इंक्रीज़ हो जाना. तो जैसे जैसे सोर्स ऑफ साउंड ऑब्जर्वर के पास आता है, साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई नज़र आती है. अब क्या होगा, जब ये कार दूर जा रही है, जब ये कार दूर जाने लगती है, दूर जा रही है, तब क्या होने लगता है भाई, अब कार इधर जा रही है तो हमें श्रिलनेस कम सुनाई पड़ती है, या फिर कहें फ्रीक्वेंसी है वो घटती हुई नज़र आती है, या फिर बोला जाए तो पिच है जो वो घटती हुई नज़र आती है. अच्छा, ये जो सोर्स है, साउंड का सोर्स, इसने कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी का साउंड तो दिया होगा ना. इसने कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी दी होगी, एफ हर्ट्ज की कोई फ्रीक्वेंसी दी होगी. लेकिन क्या इसने एफ सुनी होगी, ना ना ना. अगर इसने एफ सुनी होती तो साउंड में अंतर ही नहीं आता. तब तो जितना इसने बजाए थे ना, जितना हॉर्न इसने बजाया था, तो उस टाइम जितनी साउंड थी वही सुनाई पड़ती इसे.
अगर सेम फ्रिक्वेंसी होती तो सही एक ही साउंड सुनाई पड़ती। क्यों यहाँ पर अलग सुनाई पड़ी? क्योंकि फ्रिक्वेंसी का अंतर आ गया, फ्रिक्वेंसी का अंतर आया है। इसने दिया कुछ और, इसने सुना कुछ और, इसलिए ऐसा हुआ है। दिस इज द रीजन वाई। नो, तो यही तुम्हारा डॉपलर इफेक्ट होता है। क्या? जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन आएगा, जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन आएगा, तो जो ऑब्जर्वर को फ्रिक्वेंसी सुनाई पड़ेगी वो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी से अलग होगी, डिफर होगी। और ये जो इफेक्ट है साउंड का, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज डॉपलर इफेक्ट। तो हम अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, वेन एवर देयर इज रिलेटिव मोशन between source and observer, comma, the frequency heard by the observer will be differ from the actual frequency, will be differ from the actual frequency, and this effect is called as Doppler effect। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। ये जो इफेक्ट है इसे बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। और जो बंदे ने फ्रिक्वेंसी सुनी है इसने, उसे बोलते हैं फ्रिक्वेंसी, अपरेंट फ्रिक्वेंसी। द फ्रिक्वेंसी heard by the observer is called as apparent frequency। तो यहाँ पर ये टर्म्स हो गए, बेसिक डेफिनेशन तुम्हें बता दी डॉपलर की है क्या, व्हाट इज अ डॉपलर इफेक्ट, ये आपको हमने समझा दिया। इसकी बेसिक डेफिनेशन है वो आपको बता दी। अब हमें नहीं लगता इसकी बेसिक डेफिनेशन में आपको कोई डाउट होना चाहिए। अगर डाउट है तो और क्लियर करें इसे सही से। क्या है कि सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर के बीच में जब रिलेटिव मोशन होगा, सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर के बीच में जब रिलेटिव मोशन होगा तो जो ऑब्जर्वर को फ्रिक्वेंसी सुनाई पड़ेगी साउंड की, वो अलग होगी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी से, और जो इसे सुनाई पड़ेगी उसे बोलेंगे अपरेंट फ्रिक्वेंसी, और इस इफेक्ट को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। सवालों में होता क्या है, सवालों में हमसे ये पूछेगा कि इसने जो फ्रिक्वेंसी सुनी है, जो इस ऑब्जर्वर ने फ्रिक्वेंसी सुनी है, उस फ्रिक्वेंसी की क्या वैल्यू है, ये सवाल में पूछता है। तो हम तुम्हें एक फॉर्मूला बताते हैं, इसका रामबाण इलाज है। सही, सारे सवाल होंगे उससे। देखो क्या है इसका रामबाण इलाज। तो देखो, इसको जो फ्रिक्वेंसी सुनाई पड़ी है वो हमें निकालनी है, उसका एक फॉर्मूला है तुम्हारे पास। फॉर्मूला क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक कह सकते हो, अपरेंट फ्रिक्वेंसी। फॉर्मूला क्या है इसका, वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स इनटू एक्चुअल फ्रिक्वेंसी, दिस इज द फॉर्मूला। एक फॉर्मूला आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा डॉपलर की। सारे सवाल आपसे होंगे और बड़ा आसानी से सवाल होंगे, कहीं पर माइनस प्लस की कोई गलती नहीं होगी आपसे, बड़ा ही आसान लगेंगे आपको सारे सवाल। साथ में पढ़ते जाओ यार, सारे सवाल आसान हैं। तो अब हम कुछ सवाल तुम्हें कराएंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार हैं। उससे पहले हम तुम्हें ये फॉर्मूला समझा देते हैं। यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ये क्या है भैया, ये क्या है, इसने साउंड दी है तो ये सोर्स हो गया, इसने साउंड सुनी तो हो गया ऑब्जर्वर। ठीक है सर, इतना तो समझ आ गया कि ऑब्जर्वर क्या है और सोर्स क्या है। तो ये ऑब्जर्वर होगा जो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है, जो साउंड दे रहा है वो हो गया सोर्स। तो भैया सोर्स ने क्या दी होगी, साउंड दी होगी। ऐसा तो है नहीं साउंड रुकी रहेगी, साउंड के पास स्पीड होगी। तो साउंड किसी स्पीड से आगे आ रही है, किसी स्पीड से आगे आ रही है। यहाँ पर ऑब्जर्वर है, वो साउंड को सुन रहा है। तो यहाँ पर जो ऊपर टर्म आ रहा है वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, इसका सिंपल सा मतलब है साउंड की स्पीड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, या फिर बोलो कि ऑब्जर्वर को साउंड की कितनी स्पीड नजर आएगी,
ये। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, साउंड की स्पीड सोर्स के रिस्पेक्ट में। सोर्स कौन होगा ये, इसका सिंपल सा मतलब है कि सोर्स को साउंड की क्या स्पीड नजर आएगी। चलो इसको दूसरे मेथड से समझाते हैं तुम्हें। तुमने देखा होगा, तुम बाइक पे बैठे हो, इधर से एक बाइक आ रही है, तो तुम देखते हो बराबर वाला बहुत तेज निकल गया, देखते हो ना, साई की आवाज़ आती है, बिल्कुल ये ऐसे होता है, सन की आवाज़ करते हुए निकल जाता है ना, ये है जैसे। और यहाँ से कोई आ रहा है भाई, तो ये बहुत तेज़ी से निकल जाता है आगे। तो हमें क्या नज़र आता है, हमें नज़र ये आता है कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। एक ग्राउंड पे बंदा खड़ा है ज़मीन पर, देखो तुम्हारी बाइक ये है, ये तुम्हारी बाइक है भाई कोई भी जो आगे जा रही है, और ये कोई और बंदा है जो बाइक से आ रहा है, जो इधर जा रहा है। बाइक अजीब है ना। और एक बंदा है जो यहाँ ग्राउंड पे खड़ा है, ये ग्राउंड पे खड़ा है। तो जब ये तुम्हारे बराबर से गुजरती है ये वाली बाइक, तो तुम्हें ऐसा नज़र आता है कि ये बहुत तेज़ निकल गया। जैसे अगर तुम आगे जा रहे हो 60 किलोमीटर से, 60 किलोमीटर पर आवर से, और ये आगे जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, तो तुम्हें जो इसकी स्पीड नज़र आएगी जब ये तुम्हारे पास से गुजरेगा तो 120 नज़र आएगी। तुम्हें जो नज़र आती है वो दोनों का जोड़ नज़र आती है, 60 तुम्हारी 60 उसकी। तुम इसकी स्पीड कितना बताओगे, 120। इसीलिए ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ निकल गया। इस वाले बंदे से पूछोगे ये कितने से आ रहा है, तो कह देगा भैया 60 से, ये तो रुका हुआ है, ये कह देगा 60 से। इसका मतलब जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट में चलते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी जुड़ जाती है। अरे जुड़ी नहीं जुड़ी, दोनों बंदे अपोजिट में थे तो रिलेटिव वेलोसिटी जुड़ गई। एक्सपीरियंस करना है ना तो रोड पे जाना अपनी बाइक लेके और दौड़ाना है ना, अपोजिट रोड में, है ना, चालान कट जाएगा। उसके बाद क्या है, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लिया ये जा रहा है 60 से इधर और ये भी 60 से इधर जा रहा है, अब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब इसने इसकी स्पीड देखनी चाहिए, तो इसे ये नज़र आया कि ये आगे नहीं बढ़ रहा है, ये तो बिल्कुल बराबर में ही चल रहा है। इसको ये नज़र आया कि अभी आगे नहीं बढ़ रहा है, जितने से हम, जैसे ये मान लिया ये है, ये वाला बंदा यहाँ पर ये यहाँ पर है, तो ये दोनों एक ही स्पीड से आगे जा रहे हैं, देखो। तो इसे क्या नज़र आएगा कि ये आगे नहीं जा रहा है यार, ये तो यहीं पर रुका हुआ है, ये इतनी दूरी बीच की दोनों की दूरी हमेशा बराबर है, तो क्या होगा, इसको ऐसा नज़र आएगा कि आगे नहीं जा रहा है। क्यों, क्योंकि इसे जो स्पीड नज़र आएगी इसकी वो 0 नज़र आएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जाते हैं, सेम डायरेक्शन में, तो उनकी रिलेटिव स्पीड घट जाती है। सिंपल सा, नहीं समझे? जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगी, जब दोनों अपोजिट में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है, सारे सवाल हो जाएंगे, कोई भी सवाल में डाउट नहीं आने वाला है तुम्हें। साथ ही साथ इस फॉर्मूले को याद रखो। क्या फॉर्मूला है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अब देखोगे कि इस फॉर्मूले की हेल्प से कितने सवाल आसान होंगे तुम्हारे लिए, या फिर तुम कितनी आसानी से सवालों को कर पाओगे, इसे बताएंगे तुम्हें सवाल करा के। चलो हम सवाल करते हैं, स्टार्ट। तो ये हमारा पहला सवाल है जो हम डॉपलर इफेक्ट पे करने वाले हैं। पहला सवाल क्या है हमारा, 2 cars मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस अप्रोच ईच अदर विद अ स्पीड ऑफ 22 मीटर पर सेकेंड एंड 16.5 मीटर पर सेकेंड। देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एक कार ये है जो कितने से आ रही है, 22 मीटर पर सेकेंड, और एक कार ये है जो इधर आ रही है 16.5 मीटर पर सेकेंड से। 22 मीटर पर सेकेंड से 16.5 मीटर पर सेकेंड से एक कार आ रही है 22 मीटर पर सेकेंड से, एक आ रही है 16.5 मीटर पर सेकेंड से। अपोजिट में आ रही है ना, अपोजिट का मतलब क्या है, ये डायरेक्शन ना अप्रोच कर रही है एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे की तरफ आ रही है अपोजिट में। ये पहली कार हो गई, इसको दूसरी कार मान लो। अब अगले सवाल में हमसे बोला है, अगले क्या बोला है, द ड्राइवर ऑफ द फर्स्ट कार ब्लोज अ हॉर्न। इस कार में बैठे हुए बंदे को परेशानी हुई, आगे ट्रैफिक मिल गया भाई, इनने हॉर्न बजा दिया। कितनी फ्रीक्वेंसी का हॉर्न बजाया, 400 हर्ट्ज का। द ड्राइवर ऑफ द फर्स्ट कार ब्लोज अ हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज। तो इसने क्या किया, हॉर्न बजाया, इसने साउंड आगे भेजी। तो ये क्या हो गया, जिसने साउंड दी, सोर्स ऑफ साउंड, यही तो सोर्स ऑफ साउंड हुआ। तो ये हो गया हमारा सोर्स,
सोर्स। अच्छा, उसके बाद हमसे बोला है द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ड्राइवर ऑफ द सेकंड कार। जो सेकंड कार में बैठा हुआ बंदा है, जो ड्राइवर है, उसने कितनी फ्रीक्वेंसी सुनी होगी? किसने सुनी है? इस बंदे ने। तो ये क्या हो गया? अरे साउंड को सुनने वाला क्या होता है? ऑब्जर्वर। तो ये हो गया ऑब्जर्वर, ये हो गया सोर्स, ये हो गया ऑब्जर्वर। सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। अब देख लेते हैं कि सोर्स ने कितनी साउंड दी है। तो हमारी एक्चुअल साउंड क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितना है? 400 हर्ट्ज, जो इसने दे दी। वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितना है? कितना है? 16.5। वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितना है? कितना है? 22 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है? वो तो गिवन है ना सवाल में, 340 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे बोला है कि इसने कितनी फ्रीक्वेंसी सुनी होगी, मतलब हमें एफ डैश निकालनी है, या फिर दूसरे शब्दों में बोलें तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। हाउ विल यू कैलकुलेट अपरेंट फ्रीक्वेंसी? वी कैन इजीली कैलकुलेट अपरेंट फ्रीक्वेंसी बिकॉज वी नो द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला? अपरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो इसने दी है 400 हर्ट्ज। तो हमारा क्या बन जाएगा? अपरेंट फ्रीक्वेंसी की, सॉरी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी? वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। साउंड किधर जा रही है? इधर। ऑब्जर्वर किधर आ रहा है? इधर। क्या दोनों अपोजिट में है? अपोजिट में है? हाँ भाई अपोजिट में है। अगर अपोजिट में है तो साउंड जुड़ जाएगी, अपोजिट में वेलोसिटी जुड़ जाती है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स। यहां पर क्या आता है? वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स। साउंड किधर जा रही है? आगे। सोर्स किधर जा रहा है? आगे। क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं? हाँ भाई एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, घटेगी वेलोसिटी, तो घटा देते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितना है? एफ है। अब वैल्यू रख दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। है ना सवाल सरल? कितना हो गया? 340 प्लस बी नॉट कितना है भाई? बी नॉट 16.5 डिवाइड बाय 340 माइनस 22 इंटू 400। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट द आंसर एज 448 हर्ट्ज। अरे कैलकुलेशन कर ली ना, कैलकुलेशन बड़ा ही आसान है, टफ कैलकुलेशन नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट आएगा, खैर वो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल तुम्हारा आंसर आ जाएगा 448 हर्ट्ज। तो इसने कितनी फ्रीक्वेंसी सुनी होगी जब इसने हॉर्न बजाया होगा? 448 हर्ट्ज की। बजाया कितना था? 400 हर्ट्ज का। सुना कितना? 448। अलग सुना नहीं सुना? ये जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आया है किसकी वजह से आया? क्योंकि दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी थी इसीलिए आया, और इसी इफेक्ट को साउंड के डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। ये तुम्हारा नीट 2017 का सवाल है, नीट 2017 में। अब सोचो ये सवाल कितना आसान है, सिंपल। अपरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स into actual frequency. After putting the value you will get answer as 448 hertz. So our correct option is option C. एक और सवाल कराएंगे जिससे तुम्हारे बचे हुए जो डाउट है इस टॉपिक में वो भी दूर हो जाएंगे। तो अगला सवाल अब देखते हैं। So this is our question number 2. What is the question? A siren emitting a sound of frequency 800 Hz moves away from an observer towards a cliff at a speed of 15 meter per second. Then the frequency of sound that the observer hears in the echo reflected from the cliff is. मज़ा आएगा सवाल में। देखो पहले तो डायग्राम देख लो इसका क्या है। यहाँ पर कहीं पर क्लिफ बना लो, ये तुम्हारी कोई क्लिफ है, यहाँ से तुम्हारा कोई सोर्स है, साउंड का सोर्स, वो क्लिफ की तरफ मूव कर रहा है। कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? 15 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ पर कहीं पर ऑब्जर्वर बना लो अपना, ऑब्जर्वर, ये क्या हो गया तुम्हारा? सोर्स। तो ये कंडीशन है कुल मिला के।
हमसे बोला है ये कोई तुम्हारा सोर्स है, वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है और किसकी तरफ जा रहा है, क्लिफ की तरफ, और कितनी फ्रीक्वेंसी दे रहा है ये, 800 हर्ट्ज। 800 हर्ट्ज का साउंड ये दे रहा है और ये किधर जा रहा है, क्लिफ की तरफ, ऑब्जर्वर से दूर। ये पूरी कंडीशन है। तो हमसे बोला कि इसने जो साउंड दी होगी वो साउंड जो दीवार से टकराई, मतलब क्लिफ से जो टकराई है साउंड, वो टकराने के बाद इसे जब सुनाई पड़ी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। मतलब यहाँ से जो साउंड गई वो यहाँ से टकराई, टकराने के बाद जब यहाँ पर गई तो इसने जो साउंड सुनी उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है। एग्जाम्पल देके समझाते हैं। यहाँ से हमने बॉल फेंक दी क्रिकेट की, यहाँ पर कोई बंदा बैठा है, या फिर ये वॉल है, दीवार है, कोई दीवार है, यहाँ से हमने बॉल फेंकी तो ये दीवार, ठीक, यहाँ से हमने कोई बॉल फेंकी तो यहाँ पर गई, तो पहले इस दीवार ने उस बॉल को कैच किया है ना, उसके बाद इससे टकराने के बाद यहाँ पर आई और इसने कैच कर ली। यही कंडीशन है कुल मिला के। यहाँ से इसने साउंड फेंकी या साउंड दी, वो सबसे पहले कैच किसने की, इसने। तो सबसे पहले इसने कैच की। जो साउंड को कैच करता है, जो साउंड को ऑब्जर्व करता है, वो क्या होता है, ऑब्जर्वर। तो इसने साउंड दी, सबसे पहले इसने कैच की, तो ये बन गया ऑब्जर्वर पहले केस में। उसके बाद क्या करेगा, ये साउंड वापस लौटा देगा, या फिर ये साउंड अब देगा, ये साउंड वापस लौटा देगा, या फिर ऐसे बोलो कि अब ये साउंड देगा, अब ये साउंड देगा और इसने कैच कर ली, इसने पकड़ ली। तो अब इसने साउंड दी तो अब ये क्या बन गया, सोर्स, और इसने कैच की तो ये क्या बन गया, ऑब्जर्वर। इतना समझ आ गया तो सवाल हो गया। पहले क्या हुआ, इसने साउंड दी, इसने पकड़ी, तो ये क्या हो गया, ऑब्जर्वर, ये क्या हो गया, सोर्स। अब इसे साउंड मिल गई, अब इसने साउंड फेंक दी, तो अब ये क्या हो गया, सोर्स, और इसने पकड़ी तो ये क्या हो गया, ऑब्जर्वर। बस हो गया सवाल। तो यहां से कुछ चीजें देखो, दो केस बनाने पड़ेंगे यहां पर। पहला केस क्या है, पहले केस में तुम क्लिफ को लोगे ऑब्जर्वर की तरह, और तुम्हारा सोर्स तो हो ही जाएगा साउंड का, है ना। सायरन क्या हो जाएगा, सायरन साउंड दे रहा है तो सायरन क्या हो गया, सोर्स। तो यहां पर पहले तो ये देखो कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितना है, इसने कितनी फ्रीक्वेंसी दी, 800 हर्ट्ज। मान लेते हैं यहाँ पर जब ये साउंड गई होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी एफ डैश होगी। जब यहाँ पर गई तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितना थी, एफ डैश। एफ डैश हमें निकालनी है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितनी है यहाँ पर, ऑब्जर्वर कौन है, क्लिफ। क्लिफ मूव कर रही है क्या, नहीं ना, तो उसकी स्पीड कितना हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ सोर्स, सोर्स कौन है, ये है, कितने से आगे जा रहा है, 15 से, तो स्पीड कितना हो जाएगी, 15 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना दी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड दे दी है 330 मीटर पर सेकेंड। ये सारा डेटा हमें दिया है। लगा देते हैं अपना फॉर्मूला एफ डैश निकालने का। क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो क्या हो जाएगा, ये तो रुका हुआ है, ये इधर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना होगी, 15। डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं इसे, 15, और ये तो रुका हुआ है तो इसकी स्पीड चाहे माइनस करो चाहे जोड़ो, फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो 15 प्लस 0 कर लो या माइनस 0 कर लो, जो भी करना है कर लो। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ साउंड, सॉरी देयर इज अ मिस्टेक, एफ डैश इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। साउंड कितने सारी आगे, साउंड आ रही है 330 मीटर पर सेकेंड से, और ऑब्जर्वर तो रुका हुआ है, तो क्या हो जाएगा 330 प्लस 0, फर्क ही नहीं है ना, ये तो रुका हुआ है, उसकी स्पीड से फर्क क्या पड़ेगा। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, साउंड की स्पीड कितना है 330, सोर्स किधर आ रहा है 15 से, क्या दोनों आगे आ रहे हैं, क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, हाँ भाई, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं तो क्या हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी घट जाएगी, घटा देते हैं इसे, क्या हो जाएगा 330 माइनस 15 इंटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। कितनी फ्रीक्वेंसी एक्चुअल दे रहा है, 800। इसको सॉल्व करके ऐसे लिख दो अभी, 330 डिवाइड बाय 315 इंटू 800 हर्ट्ज, ये आ गई। तो ये इसे मिली, कितनी फ्रीक्वेंसी मिली, ये वाली। अब केस 2 बनाते हैं हम यहाँ पर, केस 2, उसमें क्या होगा, अब इसे मिल गई, कितनी साउंड मिली, ये वाली इसे मिल गई, तो ये यही वापस कर देगा जो इसे मिली है। तो अब क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी वापस करेगा, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी देगा, यानी कि ये साउंड देगा,
तो अब ये क्या बन गया, सोर्स। तो अब हमारा क्लिप बन गया सोर्स। और किसने साउंड ली है, इसने। तो ये जो पर्सन है ये बन गया हमारा ऑब्जर्वर। अब देखो वेलोसिटी ऑफ सोर्स, सोर्स का मतलब क्लिप कितना है, 0। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर ये तो रुका हुआ है, कितना है, 0। वेलोसिटी ऑफ साउंड, क्या साउंड की स्पीड बदल जाएगी, इधर 330 से आ रही थी, क्या इधर 340 से जाएगी या 315 से जाएगी, नहीं। साउंड की स्पीड क्यों बदलेगी, साउंड की स्पीड तो डिपेंड करती है मीडियम पे। क्या मीडियम बदला, नहीं, तो क्या साउंड की स्पीड बदलेगी, नहीं। साउंड की स्पीड तो वही रहेगी 330 मीटर पर सेकेंड। तो सारा डेटा हमारे पास आ गया। हमें अब इसने जो फ्रिक्वेंसी सुनी है उसको मान लेते हैं एफ डबल डैश। तो हमें अब एफ डबल डैश निकालनी है जो इसने सुनी होगी। क्या फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला वही वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो साउंड की स्पीड, वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर तो रुका हुआ है तो क्या हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, सोर्स भी रुका हुआ है तो 0 इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, यहाँ पर ये वाली, क्योंकि यही तो फ्रीक्वेंसी दे रहा है अब, तो यहाँ वाला ये वाला सोर्स हो जाएगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी लोगे और वो हमारे पास है। तो ये कितना हो जाएगा, एफ डबल डैश इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 डिवाइड बाय 330 इनटू व्हाट इज द एफ डैश, 330 डिवाइड बाय 315 इनटू 800। This will get cancel out and after calculation you will get your answer as 838 Hz। तो जो इको होगी, जो यहाँ से टकरा के साउंड गई होगी, वो जो इसने सुनी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 838 Hz। सो आर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये डॉपलर का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया ख़त्म। यहाँ पर अब डॉपलर के अगर तुम इस मेथड को सही से फॉलो करते हो, सारे सवाल हो जाएंगे, कोई सवाल डॉपलर का नहीं बचेगा, किसी सवाल में तुम्हें डाउट नहीं आएगा, किसी में तुम्हें माइनस प्लस की दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें लगता होगा ना या माइनस लेना है या प्लस लेना है, या फिर यहाँ पर प्लस लेना है या फिर माइनस लेना है, ये सारे डाउट खत्म हो जाते हैं सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रख के। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है अपरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। दिस इज आवर बेसिक फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले को करने के बाद सारे सवाल तुमसे हो जाएंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है डॉपलर में तो आप पूछ सकते हैं कभी भी, किसी भी टाइम। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। कोशिश की है हमने इस टॉपिक को समझाने की, तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। और हम आपको ऐसा ही कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे, क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहेगा मिशन इंस्टीट्यूट बरेली के ज़रिए। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो कीप सपोर्टिंग अस। We will give you best from our side, but we need your cooperation. Thanks and all the best.